नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। यूनियन और प्रशासन के बीच हुआ एग्रीमेंट के बाद खत्म हुई हड़ताल। एडवाइजर धर्मपाल ने की प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। यूनियन और प्रशासन के बीच हुआ एग्रीमेंट। अस्पतालों के बिजली काटने की जांच होगी, एडवाइजर ने कहा। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, रात 10 बजे से चंडीगढ़ की बिजली हुई बहाल। यूनियन और प्रशासन के बीच हुआ एग्रीमेंट के बाद खत्म हुई हड़ताल। एडवाइजर धर्मपाल ने की प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। यूनियन और प्रशासन के बीच हुआ एग्रीमेंट और एग्रीमेंट के बाद खत्म हुई है हड़ताल। अस्पतालों की बिजली काटने की जांच होगी, एडवाइजर ने कहा। साथ ही कहा कि चलिए बढ़ते हैं आगे। सोमवार रात 11 बजे से चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार शाम को समाप्त हो गई, लेकिन इसी बीच लोगों को काफी परेशानी भी झेलना पड़ा। यहां तक कि प्रशासन द्वारा इस इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किए गए थे। वहीं हड़ताल खत्म होने के बाद एडवाइजर धर्मपाल ने प्रेस वार्ता की और इस बात की जानकारी दी कि यूटी पावरमैन यूनियन के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के मुताबिक ही यूनियन के द्वारा ये हड़ताल वापस ली गई। अब सभी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और शहर की बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है। आपको बता दें, सोमवार रात 11 बजे से चल रही थी ये बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, जो कि कल शाम को समाप्त हो गई, लेकिन इसी बीच लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। यहां तक कि प्रशासन द्वारा इस इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किए गए थे। वहीं हड़ताल खत्म होने के बाद एडवाइजर धर्मपाल ने प्रेस वार्ता की और इस बात की जानकारी दी कि यूटी पावरमैन यूनियन के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के मुताबिक ही यूनियन के द्वारा यह हड़ताल वापस ली गई है। अब सभी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं और शहर की बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है। बुधवार को हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल ने पद्मा योजना की शुरुआत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। और बता दें आपको कि पद्मा योजना की शुरुआत छोटे उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। पद्मा योजना में ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर विकसित करने की योजना है। वहीं सीएम मनोहर ने लघु उद्यमियों से सीधा संवाद किया। सीएम ने छोटे उद्योगपतियों से संवाद के दौरान कहा कि निम्न आय वर्ग के लोगों को घर के पास ही काम मिलेगा। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में एमएसएमई का काफी योगदान है, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की 23% योगदान है। वहीं सीएम ने बताया कि अगले साल तक 10 से 15 हजार यूनिट लगनी चाहिए। एमएसएमई डीआई सरकार का जो एक ब्रॉडर जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम कुछ आगे बढ़े और कल्याणकारी योजनाएं भी खास करके जो वर्ग किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाए। तो अपने आप में किसी भी समाज में रोजगार एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी चिंता सब करते हैं, सरकारें भी करती हैं, संस्थाएं भी करती हैं, उद्योग भी करते हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 लाख युवक ऐसे जिनको रोजगार की जरूरत होती है वो जुड़ते हैं। और रोजगार चाहे वो कर्मचारी बन करके उसको रोजगार मिले और चाहे वो अपना उद्योग खड़ा करे, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से कुछ उद्यम करता है तो रोजगार उससे मिलता है। और ये फिर देश की प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी हम लोग सब सहयोगी होते हैं। तो हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि हर किसी को रोजगार उसके घर के नजदीक मिले। तो जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुंचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसल्टेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस स्टोरी के ऊपर बढ़ रहे हैं।
हिजाब मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ लोग बिना वजह ही इस मामले को तूल देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई किस प्रकार से कपड़े पहन रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मगर यदि स्कूल, कॉलेज या इंडस्ट्री में जाना है तो वहां के यूनिफॉर्म कोड को मानना होगा। यूनिफॉर्म कोड को अस्वीकार करने वाले अपने घर बैठे और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस देश में कुछ लोग बेवजह मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। अब कोई कुछ कपड़े डाले, हमने उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर उसने स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो वहां का अगर कोई यूनिफॉर्म कोड है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वरना घर बैठिए आप। प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा धनपत सिंह से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि 28 मार्च तक चुनाव करवाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उसके 25 दिनों के बाद चुनाव करवाए जाएंगे। अनुमान है कि अप्रैल के अंत तक नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। और क्या कुछ कहा है चुनाव आयुक्त धनपत सिंह, आपको सुनवाते हैं। परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे। इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा धनपत सिंह। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि देना चाहूँगा। हरियाणा में हमारे पास 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, 22 म्यूनसिपल काउंसिल्स और 60 म्यूनसिपल कमेटियां हैं। तो कुल मिला के 93 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें से 51 के चुनाव ड्यू थे, लेकिन अभी राज्य सरकार से हमें 48 के लिए जो कंकरेंस जरूरी होती है वो आई है। उनके चुनाव हम करवाने जा रहे हैं। उसके लिए जो प्रथम चरण की रिक्वायरमेंट होती है वोटर लिस्ट अपडेशन की, वो शेड्यूल हमने जारी किया है। सर, किस तरीके से जो है इस बार के चुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे, वार्ड्स नए बनाए जाएंगे, क्या कुछ रहेगा अपडेट, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जहाँ तक वार्ड बंदी का सवाल है या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का सवाल है, ये सब राज्य सरकार के अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के कार्य क्षेत्र में आता है। तो वो वार्ड बंदी करके उन्होंने भेजी है। रिजर्वेशन कहाँ पे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होगा, कहाँ जनरल कैटेगरी की विमेन होगी, कहाँ ऐसी कैटेगरी का कैंडिडेट होगा, कहाँ ऐसी विमेन होगी, वो सब उन्होंने तैयार करके हमें भेजी है। हमारा काम है चुनाव आयोग के तौर पे उन जगहों पे निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाना। सर, ईवीएम को लेकर ऑलरेडी पूर्व में भी काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहा। इस बार के जो चुनाव होंगे, इन चुनावों के मद्देनजर ईवीएम की सुरक्षा और ईवीएम जो खराब होती हैं या फिर सडनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या कुछ रणनीति जो है तैयार की जा चुकी है? इसके दो पहलू हैं। एक तो जो संदेह की बात है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है या ईवीएम को बाहर से हैक किया जा सकता है, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं खुद भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ, और एज डीसी मैंने ईवीएम्स यूज़ किए हैं इलेक्शन में। तो ईवीएम्स जो हैं हमारी बहुत स्टडी हैं और इनमें ऐसा कोई चिप या ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसको बाहर से हैक किया जा सके। आप जानते हैं, जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटिंग वाले दिन, पोलिंग वाले दिन, जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में मॉक पोल पहले करते हैं, और जिस पार्टी की वोट होती है उसी के खाने में जा रही है, रजिस्टर हो रही है, वो दिखाते हैं उनको, और उसके बाद उसको वाइप आउट करके फिर 0-0 करके उनके सामने ही फिर उसको सेट किया जाता है। जहाँ तक मशीनों के खराब होने की बात है, देखिए कोई भी मशीनरी है खराब हो सकती है, इसके लिए हम 10 से 15% एक्स्ट्रा ईवीएम्स देंगे। और वार्ड का दायरा आप समझ सकते हैं, शहर के अंदर ही है, तो 2-3 स्क्वायर किलोमीटर, 4 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होता है। तो वहाँ पे 5 मिनट में, 10 मिनट में जो सरप्लस ईवीएम है वो पहुँच जाएगी, अगर कहीं पे ऐसी गड़बड़ी की संभावना होती है तो। खैर, आपने अभी तक जो है प्रिपरेशन के बारे में बताया, क्या अनुमान है सर, कब तक जो है, कौन से महीने में जो है, अगर अनुमान की बात की जाए, एस्टिमेट की बात की जाए, तो कब तक जो है चुनाव करवाए जा सकते हैं? ये जो सबसे जरूरी काम होता है, जो मतदाता सूची तैयार करना, जिसके लिए मैंने बताया कि अभी हमने सभी संबंधित जिलों में, जिनमें ये 48
म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, 29 म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, 19 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं। उनको दिशा निर्देश दिए थे कि 18 फरवरी तक जो 5/1/2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट थी उसको प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को नगर निकाय के चुनाव होंगे, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी भारी मतों से विजय हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह के अपने चुनाव प्रभारी तय किए हैं और चुनाव की तैयारियों में हम जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश भर में लगभग 52 पार्टी कैसी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह के नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसके लिए सरकार के मंत्री और विधायक पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल अंबाला पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव के बारे में चर्चा की। और आपको बता दें कि सरकार की तारीफ करते हुए सभी जगह बीजेपी की जीत का दावा किया। तो वहीं हरियाणा बजट सत्र पर भी विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोले। विधानसभा में जाते ही विपक्ष फुस हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राम रहीम को जेड सुरक्षा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा यह सुरक्षा सरकार की तरफ से नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से है। देखो, पिछले जिस तरह से केंद्र के अंदर और प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकारें रही हैं और सभी का एक ही सिद्धांत रहा है कि बिना भेदभाव के विकास करवाना, सबका साथ सबका विकास वाला बार होता है। और हर बार विपक्ष अपनी तैयारी करके आता है, लेकिन विधानसभा में जाकर विपक्ष ठुस हो जाता है। ये आपने देखा होगा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, उससे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। तो विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा तो फिर विपक्ष का क्या काम हो? विपक्ष का काम ही विरोध करना है, मुद्दों को लेके आना, सरकार का काम उनका जवाब देना। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये फैसला लैंड ऑर्डर की तरफ से कुछ थ्रेट्स, जैसे कहा गया कि थ्रेट्स वगैरह आई हुई थी, तो सीआईडी के इनपुट के हिसाब से उनको ये सुरक्षा दी गई है। वैसे मतलब ये सरकार का नहीं है, ये लैंड ऑर्डर की स्थिति को। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।